objectives or functions of accounting. The first objective is to keep systematic record of business transaction. Beta, in every business, there are certain economic transactions which are performed. Different economic activities are performed, which is known as transactions. The main objective is to keep a record of complete and in a systematic manner the transactions of the enterprises or business should be recorded. एक जो बिजनेस है उसके सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जिसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं उसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक वे में ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करना. फर्दर क्लासिफाइड into ledgers and then they are summarized in form of financial statements, that is income statement and balance sheet. Summarization is done in trial balance and thereafter financial statements are prepared, that is income statement. In this we prepared two accounts, that is trading account and profit and loss account, and the balance sheet. The balance sheet shows the financial position of the business, and income statement show the profit or loss which is earned or suffered by the business. The second is calculation of profit or loss of the business. बेटा कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, उसका जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है उसका आउटकम क्या हो, वो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, ये कैसे पता चलेगा? हाउ यू विल कम टू ascertain that the business had generated a profit or it has suffered a loss? When beta accounting is prepared in a proper manner, on basis of that, as in the previous we have discussed that income statement is prepared, that is trading and profit and loss account. By preparing this trading account, we comes to know about the gross profit, and by preparing the profit and loss account, we come to calculate the net profit. Okay. The third one is depicts financial position of the business. Financial position means that it shows the different assets and liabilities of the business, and it also helps the business to know the financial soundness of the business. अब ये financial soundness क्या है? बेटा financial soundness का मतलब होता है कि क्या बिजनेस अपनी लाइबिलिटीज को अपने एसेट्स के थ्रू पूरी तरह से पे आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू लाइबिलिटीज, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेस बड़े आराम से अपनी जो लाइबिलिटीज है उसका पेमेंट कर लेगा. अब इसमें और क्या क्या चीजें आती, और क्या एग्जिबिट करता और क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है अमाउंट ऑफ मनी रिसीवेबल फ्रॉम डेटर्स. रिसीवेबल मीन्स द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, एंड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स मीन्स दोज पर्सन टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. वो डेटर्स जिन्हें हम उधार गुड्स बेचते हैं, उनसे फ्यूचर में कितना पैसा हमें रिसीव करना है. उसी तरह जिससे हम उधार खरीदते हैं उनको हमें कितना पैसा पे करना होगा. पेएबल, पेएबल मीन्स पेएबल इन फ्यूचर. क्रेडिटर्स from whom we have purchased goods on credit. Position of inventory. Inventory means unsold portion of goods. जो goods हम procure करते हैं, purchase करते हैं या बनाते हैं और उसे year end में हम sell out नहीं कर पाते हैं, उसे हम inventory कहते हैं. तो inventory कितनी है, fixed assets कितनी है, fixed asset मतलब land, building, machinery, ये सारी चीजें. पोजीशन ऑफ लोन, अगर हमने कोई लोन लिया है तो कितना है, कैपिटल कितना है, मतलब हर एसेट्स और लायबिलिटीज की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें रहती है. फोर्थ है फैसिलिटेट्स मैनेजमेंट. अब देखिए मैनेजमेंट के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है. भाई देखिए, जो मैनेजमेंट है वही डिसीजन देता है फ्यूचर के लिए कि हमें आगे बिजनेस को कैसे चलाना है, क्या क्या चीजें और इसमें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, और फिर उसका इफेक्टिव कंट्रोल होना. क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता है कि हमारे पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर की एनालिसिस करके आगे का डिसीजन मेकिंग करते हैं. अगर हमें वही नहीं पता होगा तो हम आगे का डिसीजन करेंगे कैसे. तो जब तक हमारे पास पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम इफेक्टिव कंट्रोलिंग एडॉप्ट नहीं कर सकते. तो मैनेजमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. फिफ्थ है
प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देखिए क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस टू यूजर्स, मतलब जो लोग बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी हो, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, बेसिकली शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, डिवेंचर होल्डर्स, पब्लिक हु हैव प्रोवाइडेड लोन टू द बिजनेस, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। बेटे ये लोग जो है एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि वो डिसीजन कर सके कि इस बिजनेस के साथ हमें जो है कि अपने ट्रांजेक्शन्स करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, हमें उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज हेल्प इन मेकिंग इंटर फर्म कंपैरिजन। अब देखिए पहले ये समझिए कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, कंपेयर करना, कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर है इंटर फर्म। अब इंटर फर्म कंपैरिजन क्या है, अब देखिए इंटर फर्म का मतलब होता है दो फर्म के बीच का कंपैरिजन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी क्लास में दो बच्चे हैं, मान लीजिए ए और बी। अब ए की रिपोर्ट कार्ड आती है और बी की रिपोर्ट कार्ड आती है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं कि भाई कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा है पढ़ाई में, कौन सा जो है किस सब्जेक्ट में कमजोर है, कौन सा किस सब्जेक्ट में अच्छा है। इसी तरह अगर हम दो फर्म्स का कंपैरिजन करें तो हम ये एग्जामिन कर पाएंगे कि वो परफॉर्मेंस कैसी दे रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है। ठीक है, तो हम ये सारी चीजें कब पता कर पाएंगे, जब हम इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी दोनों फर्म की। तो ये सारे जो हैं आपके 6 पॉइंट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। We will discuss about advantages और uses of accounting। मतलब ये कि जो अकाउंटिंग हम करते हैं उसके क्या फायदे हैं, उसके क्या यूजेस हैं, उसको करने से हमें क्या एडवांटेजेस है। तो बेटा फर्स्ट है आपका प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल अगर हम लें कि बेटा मैं आपसे पूछूं किसी से भी कि आपने 15 अप्रैल 2019 में क्या किया था, क्या आप बता पाओगे कि उस दिन आपने क्या किया था? नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि बेटा आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डायरी मेंटेन करें तो क्या आप वो चीजें याद रख पाएंगे? मतलब याद रखने का मतलब कि अगर आपसे पूछे कि आपने क्या किया, तो डायरी आप टर्न ओवर करेंगे और वहां देखेंगे कि भाई 15 अप्रैल 2019 में हमने ये किया था। उसी तरह से जब बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स बढ़ते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, तो ट्रांजेक्शन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो सारी चीजें तो हम याद रख नहीं सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, कहीं लिख लेना चाहिए। तो उससे फायदा क्या होगा कि हमें सारी चीजें अगर ऐसे हमें याद नहीं रहती तो बुक्स के थ्रू हमें वो याद रहेंगी। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग है वो इस काम को बेखूबी करता है। The volume of transactions of business increases with the growth of the business and it is not possible to remember all of them orally। बेटा इसे हम इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा तो ट्रांजेक्शन्स ज्यादा होंगे, तो हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते। अकाउंटिंग कीप्स अ कंप्लीट and systematic record of all business transactions and summarizes them to depict the true picture of operations of the business। मतलब बिजनेस क्या कर रहा है उसकी एक कंप्लीट और क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंड इज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस। बेटा देखिए वहीं जैसे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, ताकि ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो कि लॉस सफर कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? आप अपने एक्सपेंसेस देखोगे, ठीक है, अपनी इनकम्स देखोगे, फिर उसको कंपेयर करोगे। अगर आपके इनकम्स ज्यादा हैं, रेवेन्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस लॉसेस, इट मींस यू आर अर्निंग प्रॉफिट। बट इफ एक्सपेंसेस आर मोर मींस यू आर सफरिंग लॉस। तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से? जब तक कहां से मिलेगी? जब हम अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। Since complete record of business expenses and losses and incomes and gain is kept, so profit or loss can be ascertained easily on yearly basis।
The third one is provides information regarding financial position. When the accounting transactions are summarized, summarize means एक summary बनाना उसकी, on yearly basis, balance sheet is drawn to depict the position of assets, liabilities, and capital. This information help in ascertaining the financial soundness of a business. बेटा देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है। तो अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस अच्छी है, वी आर फाइनेंशियली साउंड because with the help of these assets we are able to meet out our liabilities. Next is facilitates comparative study. Comparative means you can compare your business with other firm. You can compare your progress with other firm. See, the financial statement, that is profit and loss and balance sheet of 1 year, can be compared with the previous year to ascertain the progress by the firm in comparing to the previous year. Means inter-firm comparison भी possible है और intra-firm comparison भी possible है. Inter-firm का मतलब होता है दो फर्म के बीच में, और intra-firm का मतलब होता है एक फर्म का previous record से और current. जैसे आपका assessment है और half yearly है, तो आपके बीच में कंपैरिजन हुआ, और आपके फ्रेंड के साथ करेंगे तो क्या हुआ, इंटरफर्म कंपैरिजन. नेक्स्ट इज हेल्प इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन. बेटा जैसे ये बताइए, आप लोगों की रिपोर्ट कार्ड जो होती है, रिपोर्ट कार्ड जब मिलती है तो उसको पेरेंट्स देखते हैं और फिर उसके बेसिस पे एनालिसिस करते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है. आप भी देखते हो तो आप भी एनालाइज करते हो कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है. उसी तरह बेटा जो भी बिजनेस का मैनेजमेंट होगा, जब वो ये देखेगा कि हमारा बिजनेस किस वे में जा रहा है, कैसी हमारी पास्ट परफॉर्मेंस रही है, तो उसी के बेसिस पे तो आगे के डिसीजंस लेगा कि हाँ हमें कैसे आगे काम करना है. तो जो भी प्लानिंग करनी है, प्लानिंग भी करनी है और साथ में बिजनेस को और अच्छे से इफेक्टिव कंट्रोल भी रखना है. तो ये सब कब पॉसिबल होगा, जब हम अकाउंटिंग क्लियरली मेंशन करेंगे, क्लियरली उसको बनाएंगे सिस्टमैटिक ढंग से. देखिए, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑपरेशन एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस व्हिच इज नीडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस. These decisions are helpful for planning and controlling the business. The sixth one is helps in settlement of tax liability. देखिए बहुत सारे जब हम गुड्स और सर्विसेज सेल आउट करते हैं या परचेज करते हैं तो डिफरेंट टैक्सेस जो है वो एप्लीकेबल होते हैं. तो अगर मान लीजिए कि कोई टैक्स अथॉरिटी आपसे कहती है कि नहीं आपने कम टैक्सेस पे किए हैं, या आपको क्लेम हुआ कि हमने ज्यादा पे कर दिया है, ठीक है, तो इसका सेटलमेंट होगा कैसे. गवर्नमेंट कहती है आपने पे नहीं किया, आप कहते हो कि हमने तो ज्यादा पे कर रखा है, तो ये कैसे होगा. बेटा ये हेल्प करेगा ना, फिर आपने अकाउंटिंग अगर ठीक से मेंटेन की होगी, प्रॉपर वे में मेंटेन की होगी, तो उसके बेसिस पे फिर हम ये टैक्स अथॉरिटी के साथ जो है हम अपने टैक्स लायबिलिटी का सेटलमेंट कर सकते हैं. देखिए, a systematic accounting record helps in determining liability for income tax, sales tax, VAT, excise duty, etc. Even the accounting information can be presented to tax authorities for the settlement of tax liabilities. Seventh is facilitates in taking loan. बेटा अभी अगर हम आपसे कहें कि आप जो है कि बैंक से अगर आपको लोन लेना है, तो क्या आप अभी जाओगे और बैंक आपको लोन दे देगा. तो आप कहेंगे नहीं सर, कुछ कोलैटरल देना पड़ेगा. तो सवाल है आपके पास तो कुछ है नहीं, और कोलैटरल पे भी बैंक लोन दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है बेटा. तो उसके बेसिस पे जब हमें लोन चाहिए अगर बिजनेस के लिए, तो हमें क्या करना होगा, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को लेके जाना होगा, उन्हें दिखाना होगा कि हाँ ये देखिए हमारी पास्ट परफॉर्मेंस है, हमारी कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, हमारा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है. तो उस बेसिस पे बैंक जो है फिर हमारे बैंक को हमारे लोन को जो है वो अप्रूव करेगा. तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो हमें बैंक को देना पड़ेगा टू गेट अ लोन फ्रॉम बैंक.
We have to provide the financial statement because that will show the actual activity that you are doing in the business. And on the basis of that, the bank will approve your loan. Next is acts as a proof in court of law. Proof मतलब क्या होता है बेटा? सबूत. अगर मान लीजिए कि कोई क्रेडिटर, ठीक है, वो क्लेम करता है कि भाई हमें कम मिला है, हमें ज्यादा मिला है, हमें उससे ज्यादा पैसा लेना है, तो आप जो रिकॉर्ड्स होंगे अगर उसको प्रॉपरली आपने मेंटेन किया है तो आपको हेल्प करेगा. कहाँ हेल्प करेगा? कि आप उस रिकॉर्ड को ले जाके कोर्ट में जो है दिखा सकते हैं कि नहीं, ये देखिए हमने ऐसे ट्रांजेक्शन्स किए हैं, इनके साथ किए हैं, कब किया है, कब इनका हमने पेमेंट कर दिया है. तो बेटा ये एक प्रूफ का काम करेगा, एक सबूत का काम करेगा. तो अकाउंट्स जो है बेटा, अकाउंट्स एज अ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अवर आर्गुमेंट. जो भी हम अपना पक्ष रखेंगे उसके सपोर्ट में हम अकाउंट्स को एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ जो है कोर्ट में दिखा सकते हैं कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हमारा इनके साथ हुआ है. नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स. बेटा देखिए, जो ऑडिटर होते हैं वो आके ऑडिट करते हैं, या ऑडिटर का मतलब आप सीए से भी समझ सकते हैं कि सीए आके हमारे अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं कि हमने अकाउंट्स ढंग से मेंटेन किया है कि नहीं किया. तो जब वो अकाउंट्स को हमारे चेक करेंगे और अगर मान लीजिए किसी स्टेप पे हमारे क्लर्क से किसी तरह की कोई गलती हो गई है बाय मिस्टेक या जानबूझ के, वो डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ये करता है कि गलती होगी, तो उसे हम आसानी से जो है पकड़ सकते हैं. ठीक है ना. देखिए, if accounting information is audited by an auditor, errors and frauds committed by the clerk can be easily detected. Steps can be taken to minimize the recurrence of errors and frauds in future. बेटा अगर हम ढंग से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे तो एरर्स कम होंगे, लेकिन अगर एरर्स होते हैं तो हम उसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं और हम स्टेप्स ले सकते हैं कि उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए या अपने अकाउंट्स को एरर फ्री रखा जाए फ्यूचर में. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. अब मान लीजिए कि किसी वजह से, किसी कारणवश आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं और आप उसे सेल करना चाहते हैं. ठीक. और बायर्स जो आता है वो कहता है कि भाई हम तो इतना ही पैसा दे पाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई ये बिजनेस बहुत अच्छा है, हमारी इतनी एसेट है, इतना नहीं, हमें और ज्यादा पैसा चाहिए. तो आप प्रूफ कैसे करोगे कि आपके बिजनेस इतना अच्छा है, किस बेसिस पे? तो बेटा यहाँ अकाउंटिंग जो है आपको हेल्प करेगी ना. हाँ ये देखिए लास्ट 5 years 10 years का हमारा परफॉर्मेंस देखिए, हमारी एसेट्स देखिए, और इसके अकॉर्डिंग जो है फिर हमें इतना पैसा चाहिए. तो एक्चुअल वर्थ जो है बिजनेस की वो कहाँ से पता चलेगी? इवैल्यूएशन कैसे होगा बिजनेस वर्थ का? बाय सीइंग द अकाउंटिंग. सी, the accounting helps in evaluating the worth of a business at the time of its sale. Selling price of business and goodwill of the firm can easily be determined. We'll discuss about limitations of accounting. कमियां क्या हैं? Limitations of accounting. कमियां क्या हैं हमारे अकाउंट्स? भाई अभी तक तो बड़ी अच्छी बात थी कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एकदम फुल प्रूफ है? नहीं बेटा, इसमें कुछ कमियां भी हैं. जैसे पहला है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस. Since the accounts of organization are prepared on basis of number of accounting concepts and conventions, so the operating and financial results disclosed by the financial statements are not realistic. For instance, fixed assets are valued at their historical cost and not at their market price as per going concern concept. Similarly, provision for doubtful debts is made on the basis of principle of conservatism. Thus, profit and loss actual account reveals only relative profit. अब देखो इतना सब क्या है बेटा? जो भी हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स पे, कन्वेंशंस पे बेस्ड है. ठीक है. अब ये कन्वेंशंस क्या है? कन्वेंशंस है जिसे हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये हमें करना है. जैसे एक प्रिंसिपल है, कन्वेंशन है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट.
इसमें ये है कि जो परचेज प्राइस हमारी एसेट की होगी हम उसी को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज प्राइस को हम हर साल बढ़ा नहीं सकते, और ऐसे भी परचेज प्राइस बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, जैसे लैंड है, मान लीजिए आपने कोई लैंड है उसको 10 लाख रुपीस में परचेज किया, और बेटा आप भी जानते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। लेकिन हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें हमेशा अकाउंट्स में उसको परचेज प्राइस पे ही दिखाना होगा, ना कि उसकी मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब आप बताइए कि आपने 10 लाख का परचेज किया और उसे 10 इयर्स तक अपने पास है, तो क्या नेक्स्ट 10 इयर्स बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? नहीं, आप कहोगे सर उसकी वैल्यू तो बढ़ जाएगी, बट बेटा हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, जो परचेज प्राइस है, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, उसी को रिकॉर्ड करें। दूसरी चीज कि प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्टिज्म और प्रूडेंस, वो ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आप अभी से मान के चलिए। जैसे डेटर्स है, अगर वो फ्यूचर में पैसा नहीं दिया तो अब ये आप अभी से कैसे मान लेंगे फ्यूचर में वो देगा कि नहीं देगा? तो क्या हम अभी से एकदम सही तरीके से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये एक ड्रॉबैक इसका है। सेकेंड इज बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। पर्सनल जजमेंट मतलब कुछ ऐसा काम जो हम खुद अपने हिसाब से करते हैं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से करता है। जैसे देखिए बेटा, अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन हमें एसेट्स पे चार्ज करना है, ठीक, अब डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा? 10% होगा, 5% होगा, 15% होगा, मेथड क्या होगा, ये सब किसके कौन डिसाइड करेगा? मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि भाई आपको 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, 10% चार्ज करना है, 15% चार्ज करना है। इट इज टोटली अप टू द मैनेजमेंट। अब वो जो डिसीजन लेगा उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक मेथड से दूसरे मेथड पे शिफ्ट करता है तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 8 मेथड्स होते हैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, बट आपके सिलेबस में 2 हैं। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट होते तो हैं ही। देखिए, accounts of a firm are prepared on the basis of personal judgment of the management. Thus, method of depreciation charge and the rate of depreciation charge and the amount of provision for doubtful debts. अभी प्रीवियस वाले लाइन में भी बताए थे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, फ्यूचर में जो डेटर्स पैसा न दे उसके लिए अभी से तैयारी करके चलना, आर बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट which varies from person to person. In the same way, users of accounts are also human beings and they are bound to react in different manner from the same sets of financial statement. यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझाते हैं कि बेटा जैसे कोई बच्चा 90% मार्क्स लाता है तब भी बड़ा दुखी रहता है कि 90% आया, ठीक है। कोई बच्चा 40% लाता है तो भी बड़ा खुश होता है कि चलो पास तो हो गए। अब रिपोर्ट कार्ड तो एक ही है, बट एक ही रिपोर्ट कार्ड पे लोगों का अलग अलग रिएक्शन हो जाता है। उसी तरह से यहाँ पे है बेटा कि एक ही फाइनेंशियल, सेम सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अलग अलग लोगों का अलग अलग मत हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. Assets in balance sheet are shown at their original cost, that is historical cost or the cost price, while they should be shown at their current market value. करंट मार्केट वैल्यू पे दिखाना चाहिए, बट हम उसे दिखाते किस पे हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे. Alternatively, adjustment for price level changes should be made. Thus, fixed assets do not disclose a true and fair value, and consequently, balance sheet does not reveal true financial position of the business entity. अब बेटा वही जैसे लैंड का भी हमने एग्जांपल लिया था, क्या वो एक्चुअल वैल्यू फिक्स एसेट की शो कर रहा है? नहीं। तो क्या अगर जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू ही आप ढंग से नहीं दिखा रहे हैं, उसके चेंजेस मार्केट वैल्यू पे नहीं कर रहे हैं, प्राइस लेवल को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं, तो जो भी फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी क्या वो सही होगी? नहीं. नेक्स्ट इज लैक्स क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. क्वालिटी, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, मतलब
जैसे बेटा जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है उनका बहुत बढ़िया रिलेशनशिप है, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इफिशिएंट मैनेजमेंट है, लॉयल वर्कर्स हैं, ठीक है, क्या इसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि बेटा डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा था कि वी रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेटा जो रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट का गुडविल बहुत अच्छा है, एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, तो क्या इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं। लेकिन उसी की वजह से तो बिजनेस एंटिटी चल रही है, बिजनेस चल रहा है कोई भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ अगर प्रॉफिट है तो ही बिजनेस अच्छा है, ये तो कोई बात हुई नहीं भाई। वहां जो वर्किंग कल्चर है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसके बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन इसमें नहीं रहती है। इसका मतलब कि बिजनेस एंटिटी की वो सही पिक्चर शो नहीं कर रहा है। तो अकाउंट्स जो है बेटा एक्चुअल पिक्चर बिजनेस की शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी जो है बिजनेस की वो मिसिंग रहती है। नेक्स्ट इज suffers from window dressing. The management of business entity may present financial statements to suit their own requirements by showing more or less profit than the true and fair profits. This can be done through window dressing, that is by showing more or less profit than the true picture. This is done by over or undervaluation of stock, by treating revenue expenditure as capital expenditure and vice versa. अब देखिए विंडो ड्रेसिंग है क्या बेटा। एक एग्जांपल लें, जैसे आप मॉल में या कहीं जाते हैं तो वहां जो विंडो उनकी लगी रहती है उस पर लिखा रहता है 70% डिस्काउंट, लिखा रहता है ना, और एक यहाँ पे छोटा सा स्टार रहता है, या छोटा सा लिखा रहेगा अप टू। आप अंदर चले जाते हो, ठीक है, ये देख के कि भाई 70% डिस्काउंट मिलेगा। जब आप अंदर जाते हो, कोई चीज आपको पसंद आती है और बिलिंग कराने जाते हैं और उससे कहते हैं कि अरे इस पे तो 70% डिस्काउंट होना चाहिए, तो कहते नहीं, देखिए वहां लिखा है अप टू या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो बेटा आप उस समय फिर पता चला उस प्रोडक्ट पे 70% डिस्काउंट रहता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता लेने का। तो ये क्या है, एक तरह से आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो एक्चुअल में है नहीं वो दिखा। तो यहाँ भी कभी कभी मैनेजमेंट इस तरह का काम कर सकता है, या मतलब उन्हें अगर अपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दिखानी है तो उस तरह से उसको शो कर सकता है। ये कैसे हो सकता है, आप इसको इस तरह से कैसे समझेंगे? देखिए, जैसे अनसोल्ड पोर्शन ऑफ स्टॉक, मान लीजिए आपने उसको कॉस्ट प्राइस पे खरीदा 10 रुपीज का और उसकी सेल प्राइस है 12 रुपीज। तो अब जो है कि आप 10 पे शो करेंगे कि 12 पे शो करेंगे? अगर 12 पे शो करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर 10 पे शो करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट अगर ज्यादा प्रॉफिट चाहता है तो मार्केट प्राइस पे दिखा देगा कि हमारे पास इतने का स्टॉक है, और कम शो करना चाहेगा तो कॉस्ट प्राइस पे दिखा देगा। इसी तरह से ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सोचिए कि अगर अब इसको हम ऐसे समझाएं कि मान लीजिए कि फ्रिज खरीद रहे हैं और पेन खरीद रहे हैं, तो बेटा पेन परचेजिंग जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और फ्रिज परचेजिंग जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक। अब पेन परचेजिंग को आप कहेंगे कि हमने फ्रिज खरीदा है, मतलब फ्रिज की तरह उसको ट्रीट करेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? या फ्रिज खरीदा तो कहेंगे कि पेन की तरह हमने उसको ट्रीट किया, तो भी तो एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम आएगी। तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट आपका अप एंड डाउन आएगा, जो कि एक्चुअल नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज डिपिक्ट्स अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। Actual profit of the entity can be known only when the firm is closed down and stock is realized at the market price. मतलब बेटा एक्चुअल प्रॉफिट हमें कब पता चलेगा? जब बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाए और जो स्टॉक हमारे पास है उसको हम सेल कर दे मार्केट में, मार्केट प्राइस में। सिमिलरली फिक्स्ड एसेट शुड आल्सो बी वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस। अब फिक्स्ड एसेट जो है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, इसको मार्केट वैल्यू पे जो है हमें वैल्यू करके दिखाना चाहिए। इट शुड बी वैल्यूड एट देयर मार्केट प्राइस।
But in real practice, accounts are drawn on going concern business. Going concern business का मतलब होता है कि business लगातार चलता रहेगा. So the financial statement will not reveal the realistic view of the business entity. तो बेटा जब तक बिजनेस बंद नहीं हो जाता तब तक एक्चुअल पिक्चर जो है हम नहीं जान पाएंगे. तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. 7th, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग. अब देखिए, नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग. तो बेटा अब देखो, जैसे जब आप 9th में रहे तो ये हुआ कि हम जब 10th में जाएंगे तो हम इस तरह से पढ़ाई करेंगे, स्कूल आएंगे और ये सारी चीजें, ठीक, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा होता था. लेकिन बेटा 10th में क्या हुआ, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, पेंडेमिक आया, सब कुछ हुआ, तो पता चला हम स्कूल ही नहीं जा पाए. तो क्या पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम फ्यूचर की एनालिसिस कर सकते हैं? कर भी सकते हैं, लेकिन बेटा अगर एनवायरनमेंट में ही ऐसे चेंजेस आ गए तब क्या होगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है. तो वही चीज ये कहना चाहिए, कोई फुल प्रूफ नहीं है कि जो पहले हो चुका है उसी के बेसिस पे हम आगे का भी काम कर सकें. देखिए, accounts provide information for the past performance. Analysis of past data is not of much use for making future predictions. तो ये 7 पॉइंट्स आपके क्या थे, लिमिटेशंस थे. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट, based on historical cost, lacks qualitative information, suffers from window dressing, depicts unrealistic information, and not suitable for forecasting.